फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन जॉब्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो 2020 में आया है। तो इसका जो भी है सम इम्पोर्टेंट नोट्स, जो इसका पॉइंट वाइज जो है इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये टाइपिंग नोट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। खास करके जो एनईपी 2020 और एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज, ये सारे आपको जेटेट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ओ टेट और सीजी टेट, मतलब जितने भी राज्यों में टेट की परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी डिस्प्ले में देख सकते हैं, आज का जो है टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, जिसको हम लोग एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा है ना, 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्याप्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तो जो शिक्षा नीति बनी है, इससे पहले लगभग 4 शिक्षा नीति बनी थी। जो 1968 को प्रथम शिक्षा नीति बनी थी, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 को बनी थी और संशोधित होकर ये 1992 में संशोधन हुआ था। और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मैंने राइट टू एजुकेशन है ना, RT जिसको बोलते हैं, वो 2009 में बनकर तैयार हुआ था। तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे पॉइंट वाइज। तो जून 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव थे, ठीक है। 2017 जून माह के 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका कस्तूरीरंगन। उसके बाद देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी किया। कब किया? ये इम्पोर्टेंट है, आपको गौर करना होगा ये कि किस दिन ये शिक्षा नीति जारी हुआ। तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस शिक्षा नीति को 27 अध्याय तथा 4 भागों में विभक्त किया गया था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको कितने अध्याय में? 27 चैप्टर्स में और 4 भागों में, पार्ट में बांटा गया है। भाग 1 में है स्कूल शिक्षा, भाग 2 में है उच्चतर शिक्षा, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और भाग 4 में है क्रियान्वयन की रणनीति, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट है, आप सभी गौर से देखिए। इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित शब्दों का अत्यधिक जोर दिया गया है। क्या क्या? जो इसके आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं। क्या क्या? नीति पहुंच, मतलब एक्सेस होना, समानता, इक्वलिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये सारे जो वर्ड है, इसको इस नीति में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व दिया गया है। जो नीति के आधार सिद्धांत क्या है इस नीति के, उसको देखेंगे। इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है, इसके जो सिद्धांत है, किस प्रिंसिपल पर बना है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कि प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय विशेषताओं, यूनिक कैपेबिलिटीज़ की पहचान करना एवं उनका विकास करने का प्रयास करना। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN बोलते हैं, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को देना। सीखने के तरीके व कार्यक्रम को चुनने में लचीलापन, ताकि आगे अपने जीवन में अपना रास्ता चुन सके। स्पष्ट अलगाव ना हो, नो हार्ड सेपरेशन। कला व विज्ञान के बीच शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों के बीच व्यावसायिक, वोकेशनल, देखिए ये वोकेशनल पर बात की, व्यावसायिक व शैक्षणिक एकेडमी धाराओं को
जोड़ना, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में है बहुभाषिकता बहुविषयकता मल्टीडिसिप्लिनरी व समग्र शिक्षा पर जो होलिस्टिक और मैंने जो उसको जोड़ देना है। अवधारणात्मक अधिगम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर जोर देना है। रचनात्मक और तार्किक चिंतन पर जोर देना है। नैतिकता मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल देना है। बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेजिज्म तथा भाषा की शक्ति पावर ऑफ लैंग्वेज पर बल देना है। ये सारे इसके सिद्धांत हैं, है ना। इसका जो मोटो है जीवन कौशल पर बल देना है। अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सारा चीज़ करना है। तकनीकी का यथासंभव प्रयोग पर जोर देना है, ठीक है। पाठ्यक्रम व विविधता तथा स्थानीय मुद्दे पर समावेश करना है। ईसीसी से विद्यालय शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सभी जगह पाठ्यक्रम से तालमेल बनाना है। उसके बाद देखिए शिक्षक व फैकल्टी को सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानते हुए उनमें नियंत्रण व्यावसायिक विकास करना और लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करना ताकि पारदर्शिता सत्यनिष्ठा व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। 17 नंबर में है प्रगति के नियंत्रण समीक्षा भारत की जड़ों व गौरव से बंधे रहना, ये सारे चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पॉइंट नंबर 19 शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना। उसके बाद है एक मजबूत व सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना, ठीक है। नीति का विजन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इस नीति का क्या विजन है। भारतीय मूल्यों से लवरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करे, ठीक है। इवेजन एंड एजुकेशन सिस्टम रोटेट इन इंडियन एथोस दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज भारत इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। छात्रों में मूल कर्तव्यों व संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी समझ डीप सेंस को विकसित करना है। उसके बाद देखिए आप छात्रों में मूल कर्तव्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का गहरा मतलब डीप सेंस विकसित करना है। छात्र को देश के साथ जुड़ाव महसूस कराते हुए बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री बदलती दुनिया में उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराना है। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार में बुद्धि में कार्य में भी झलके ताकि एक सच्चा वैश्विक नागरिक बन सके। अब जो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, जो इसको हम लोग एनईपी को हम लोग बांटे थे क्या 4 भाग में 4 पार्ट्स में, ठीक है। और इससे चैप्टर कितना है 27 चैप्टर्स, उसको देखेंगे। तो पहला भाग है स्कूल शिक्षा। कक्षा 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चे के +2 की व्यवस्था की जगह शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या को पुनः व्यवस्थित करते हुए नई जो व्यवस्था है उसको क्या लागू कर किया 5+3+3+4। वर्तमान में 10+2 व्यवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती है। नए ढांचे में ईसीसी एक मजबूत बुनियादी को शामिल किया गया है, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 1 में है पार्ट 1 का अध्याय 1 में क्या है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ईसीसी का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या है बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। अतः ये प्रारंभिक 6 वर्ष मानसिक विकास व शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ईसीसी में मुख्यतः लचीली बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित व खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 भागों में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी मतलब एनसीएफसीसी का विकास किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सारा ही इम्पोर्टेंट है। 0 से 3 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम और 3 से 8 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम तैयार किया गया है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय है ना नवाचारों के साथ भारत की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित शोध सम्मिलित किया गया है। ईसीसी के लिए आंगनबाड़ियों को सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक तैयारी कक्षा प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ईसीसी योग्य शिक्षक है। मिड डे मील योजना प्रिपरेटरी कक्षा तक विस्तारित की जाएगी, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी शिक्षक हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 की योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा तथा कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। ईसीसी को आदिवासी क्षेत्र की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ईसीसी पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र
कि कुछ जिम्मेदारी MHRD वर्तमान शिक्षा मंत्रालय की होगी, परंतु पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन MHRD महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके बाद अध्याय 2 में है, इसको आप लोग गौर कीजिए, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, जिसको हम लोग FLN बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बालकों की पढ़ने लिखने की क्षमता तथा संख्याओं के साथ आधारभूत संक्रिया करना, एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक क्रिएशन विथ नंबर्स। आगे की स्कूली शिक्षा व जीवन भर सीखते रहने के लिए बुनियादी जो फाउंडेशन रखती है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। और देखिए, जीवन भर सीखते रहने के लिए बुनियादी फाउंडेशन रखती है, अतः मूलतः साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसमें कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक मूलभूत साक्षर व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। ठीक है, कब तक? 2025 तक। स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पर पकड़ रखते हो, प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखा जाए। जिन क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक है वह अधिक छात्र शिक्षक अनुपात होगा, माने 25 छात्र में 1 शिक्षक होगा। और FLN के लिए FLN के लिए क्या होगा? शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CDP के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ECC तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल बनाया जाएगा। दीक्षा पर FLN हेतु संसाधन का राष्ट्रीय भंडारण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अध्याय 3 में आएंगे, भाग 1 का। अध्याय 3 में है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। वर्तमान में GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कक्षा 6 से 8 में 90.9%, कक्षा 9 से 10 में 79.3% तथा कक्षा 11 से 5 में 56.5% है। 2030 तक 100% GR का लक्ष्य रखा गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना। GR क्या है आपका? ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल SOS द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम जो कक्षा 3, 5 व 8 के समक्ष करवाए जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10, 12 के समक्ष होंगे, और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक साक्षरता, जीवन संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद है SEDG पर विशेष बल दिया जाएगा, है ना। अध्याय 4 में है स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को समझेंगे। तो 5+3+3 ये जो न्यू स्ट्रक्चर है, इसमें है 4 स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल और सेकेंडरी। फाउंडेशन स्टेज आपका 5 साल का होगा। इसमें आयु वर्ग के 3 से 6 वर्ष प्री स्कूल आंगनबाड़ी में 3 साल रहेंगे, और उसके बाद 6 से 8 वर्ष 2 साल वे कक्षा 1 और 2 में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जो आप देख सकते हैं। ये 8 से 11 वर्ष होगा, यह कक्षा 3 से 5 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल आएगा 3 साल का, या 11 से 14 वर्ष होगा, कक्षा 6 से 8 होगा। इसके बाद सेकेंडरी आएगा 4 साल का, जो कि 14 से 18 वर्ष होगा, कक्षा 9 से 12 तक आपका होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा। अनिवार्य अधिगम व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जाएगा। प्रयोगोगी अधिगम में अपनाया जाएगा। आकलन के उपकरण अधिगम का के लिए व के रूप में आकलन, असेसमेंट ऑफ फॉर एंड एज रनिंग शामिल होगा। ठीक है, आप सारा इसको ध्यान में देखिए। बहुत ही लंबा नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी बड़ा क्लास होगा उसको कंटिन्यू देखते रहिएगा। देखिए, पढ़ाई आपको करना होगा, उसके अलावा आपसे कुछ ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए, अनिवार्य अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास पर बल देगा। ठीक है, आपका विषय के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। विशेष रूप से सेकेंडरी लेवल पर कला, मानविकी व विधान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा में अलगाव, सेपरेशन नहीं होगा, बल्कि छात्र विषय बिल्कुल लचीलापन होगा। उसके बाद बहुभाषावाद व भाषा की शक्ति का बात किया गया है, उसको आराम से देखिए। बहुभाषावाद व भाषा की शक्ति कम से कम ग्रेड 5 तक और संभव हो तो ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। और विभिन्न शोधों के अनुसार बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु में भाषा जल्दी सीखते हैं, अतः फाउंडेशन स्टेज में ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला है ना, त्रिभाषा फॉर्मूला
जारी रखा जाएगा, परंतु 3 भाषाओं के विकल्प राज्य या क्षेत्र या छात्र स्वयं होंगे, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय होंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ है, प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय कौशल व दक्षताओं का एकीकरण। अनिवार्य कौशल भाषा में दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, साक्ष्य आधारित सोच, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, खेल, डिजिटल साक्षरता, समूह कार्य, समस्या समाधान व तार्किक रीजनिंग, संवैधानिक मूल्यों व मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान व भारत का ज्ञान, पर्यावरणीय चेतना, स्वच्छता, समसामयिक मुद्दे, है ना। उसके बाद है आपका समसामयिक के विषय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का अध्ययन कक्षा 6 से 8। उसके बाद है कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के लिए बस्ता रहित, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ बोला गया है कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी 10 दिन के बस्ता रहित मतलब बैगलेस पीरियड में भाग लेंगे, जिसमें वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे। मिडिल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएगी। उसके बाद स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, जो जेटेट में है दिया गया है NCFSE। NCFSE क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो 2020-22 के क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सारा क्षेत्रीय भाषा में होगा, जिसकी 5-10 वर्ष की समीक्षा की जाएगी। आकलन में परिवर्तन, योगात्मक आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बजाय रचनात्मक आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग को बढ़ावा देना होगा, है ना। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा कि प्रगति कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना होलिस्टिक प्रगति कार्ड, यह प्रगति कार्ड का 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण तथा विद्यार्थियों की विशिष्टताओं को समाविष्ट किया जाए। इसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज रोल, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पहले समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि को शामिल किया जाएगा। उसके बाद आपका है परीक्षा। बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा, और आपका छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर उन विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं जिनमें से बोर्ड परीक्षा देते हैं, और बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा इस मायने में कि वे कोचिंग और, ठीक है, इसको देखिए, इसको आसान बनाया जाएगा इस मायने में कि कोचिंग और रटने के बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं और योग्यताओं का ही आकलन करेगी। बोर्ड परीक्षा के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, और एक मुख्य परीक्षा, और यदि वंचित हो तो एक सुधार के लिए आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है उपरोक्त सभी के संबंधों में NCERT द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों जैसे SCERT, बोर्ड ऑफ असेसमेंट BO, है ना, प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र आदि और शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, ताकि 2020-22 शैक्षणिक सत्र तथा NCF 2020-21 के समान रूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके। स्कूल की परीक्षा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों का एक उपयुक्त पदाधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5, 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी, और इस परीक्षा के परिणाम का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकास के तथा स्कूली प्रणाली के सतत निगरानी व सुधार के लिए किया जाएगा। उसके बाद एक है इम्पोर्टेंट परख, जो कि क्या है, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा व विश्लेषण। परख क्या है? एक प्रकार का टेस्ट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत क्या है ना, इसका मतलब हम लोग यूज करेंगे क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट को जांचने के लिए। तो क्या है ना, मानक आकलन निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, और भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल
बोर्डों के लिए मापदंड मानक दिशा निर्देश बनाने जैसे कुछ मूल्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। साथ ही यह स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS का मार्गदर्शन व नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का संचालन भी करेगा। विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है ना NTA होगा और द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा कैट तथा विषयकृत सामान्य विषय परीक्षा स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम जैसे विज्ञान मानविकी भाषा कला आदि विषयों के लिए वर्ष में 2 बार होगी और विशेष योग्यता व प्रतिभाशाली बालकों के लिए सहायता कार्यक्रम होगा। अभी हम लोग अध्याय 5 को देखेंगे, जिसमें शिक्षकों के बारे में बात किया गया है। उत्कृष्ट विद्यार्थियों के शिक्षण के पेशे में भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल व स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। शिक्षकों को विभिन्न माध्यम से सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम में भाग लेना होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम 50 घंटे भाग लेना अपेक्षित होगा। शिक्षकों के करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस CMP हेतु उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखिए, NCTA के सामान्य मानक परिषद GEC के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय मानक सेटिंग बॉडी द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक मार्गदर्शक सेट 2022 में जारी किया जाएगा, जिसकी 2030 में समीक्षा की जाएगी। शिक्षक शिक्षा को 2030 तक बहुविषयक कॉलेज व विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जाएगा। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोग जान ही रहे होंगे कि 2030 तक न्यूनतम योग्यता जो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री, एकीकृत B.Ed डिग्री प्रदान करने वाली संस्था से ही 2 वर्ष B.Ed कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, मतलब 2 वर्ष भी वैलिड रहेगा। और इस प्रकार सभी B.Ed डिग्री केवल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed वाली संस्था से ही प्रदान की जा सकेगी। NCT द्वारा NCERT के परामर्श से एक नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा NCFTE तैयार किया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है। अध्याय 6 में क्या है आपका, इसको देखिए, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में हालांकि सभी स्तरों पर सामाजिक व अलैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया है, किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। UDAIS 2016-17 के आंकड़ों को आप सभी देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से चीज़ें दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन और उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत दिया गया है। SC ST और दिव्यांग बच्चों का दिया गया है, जो कि आप मोड देख सकते हैं। दुर्बल वर्गों में प्रतिशत नामांकन में गिरावट शिक्षा में असमानता को दर्शाती है। उच्चतर शिक्षा में यह प्रतिशत कम हो जाता है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SADG सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स का काफ़ी बड़ा अनुपात है। अतः NEP ने यह सिफारिश की गई है कि शैक्षिक रूप से वंचित SADG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन, है ना, आपको पूछेगा कि NEP में SEZ क्या है, तो ये है स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाएगा, ताकि केंद्र व राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रयास करे। केंद्र सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। ठीक है। अध्याय 7 में है आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस। UDAIS 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 28% प्राथमिक और 14.8% उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। अतः इनमें भौतिक व मानवीय संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए सभी राज्य सरकार द्वारा 2025 तक स्कूलों का क्या ध्यान से सभी आप सभी पढ़ाई में दीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समूहन बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप से देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान करना होगा। इस प्रकार 5-10 किलोमीटर में एक समूहन संरचना स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। और इसका सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग शिक्षा 1964 में जो आई थी उसमें दिया गया था। स्कूल में SMS की मदद से SDP विद्यालय विकास स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना बनाई जाएगी। इन SDP के आधार पर SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। SCERT व DSE द्वारा समय समय पर SDP और SCDP के मानक विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य व जिले को प्रोत्साहित किया जाए कि वह बाल भवन स्थापित करे। ठीक है, जिसमें हर उम्र के बच्चे सप्ताह में 1 या अधिक बार जा सके और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधि में भागीदारी कर सके।
इसके बाद अध्याय 8 में हम देखेंगे स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा का सर्वोत्तम राज्य स्तरीय निकाय है जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के नियंत्रण सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सेवा प्रावधान व शैक्षणिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी और राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना की जाए तो जो न्यूनतम व्यवसायिक गुणवत्ता मानक का निर्धारण करेगा। राज्य में अकादमिक मानकों व पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT का नेतृत्व में होगा। राज्य को देखिए इम्पोर्टेंट है, राज्य को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य आकलन सर्वे का संचालन करना होगा। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यापन फ्रेमवर्क है ना विकसित करेगा और CRC BRC तथा डाइट को नया जीवन प्रदान करने के लिए SCERT परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का नेतृत्व करेगा तथा आगामी 3 वर्षों में उपयुक्त तीनों संस्थाओं की क्षमता व कार्य संस्कृति में परिवर्तन करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए राजस्थान स्कूल में NEP 2020 का क्रियान्वयन को दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार हमारे जो झारखंड है उसको में इसका दिया गया है। ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है जो कि आपका देख सकते हैं किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक ग्रेड पर जो मैं आपको बताया वही है। अब उसको देखिए आप लोग इसको NEP 2020 उच्च शिक्षा हेतु की गई प्रमुख सिफारिश है। समग्र एवं बहुभाषिक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना, इसके लिए NEP 2020 में वर्तमान में चल रहे उच्च शिक्षा संस्था को बहुविषयक विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्था हायर एजुकेशन में बदलने में नई बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्था की स्थापना पर जोर दिया गया है ताकि उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त किया जा सके। इसके लिए 2030 तक देश के प्रत्येक जिलों में ना या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा बहुभाषिक उच्च शिक्षा संस्था की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य सफल नामांकन अनुपात 2018 में 26.3 से बढ़कर 2035 तक 50% करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में NEP 2020 में बहुविषयक स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की गई है। स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। 1 वर्ष पूर्ण करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पूर्ण करने पर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 वर्ष पूर्ण करने पर आपको स्नातक मिलेगा, 4 वर्ष शोध सहित कार्य पूर्ण करने पर शोध सहित स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी और ऐसे विद्यार्थी का स्नातकोत्तर कार्यक्रम 1 वर्ष का होगा। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। MPhil कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। उच्च शिक्षा हेतु एक अकादमिक क्रेडिट बैंक ABC होगा, स्थापना की बात की गई है। यह बैंक अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्था द्वारा डिग्री दी जा सके। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT IIM की तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा शोध संस्था MERU मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 में कि उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय को भारत में संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के नियामक हेतु एक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है ना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम नियम रेगुलेशन है ना एक्रेडिटेशन है ना अभी तो फंडिंग ये सारे चीज़ों को देखेंगे। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनिमयक परिषद NHERC है ना और राष्ट्रीय पर्यटन परिषद NHC और उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और सामान्य शिक्षा परिषद GACC ये सारे बनेंगे। NEP 2020 में सांख्यिकीय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 15 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय की संवृद्धता समाप्त कर स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा विधिक शिक्षा द्विभाषिक शिक्षा के रूप में पेश की जाए जिसमें एक भाषा अंग्रेजी तथा दूसरी उस राज्य की भाषा हो। स्वस्थ शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करना चाहिए अर्थात एलोपैथिक शिक्षा के छात्र को आयुर्वेदिक ज्ञान यूनानी सिद्ध होम्योपैथी आदि की बुनियादी समझ होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें। इसके बाद देखिए राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार के विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं को इसमें डाला गया है। जो NEP मैंने डिस्कस किया वो लगभग इतना ही है। यदि आपको इसका डिटेल्स नोट्स चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, और हो सके तो मैं एक कंप्लीट MCQ लाऊंगा NEP पर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।